नमस्कार बच्चों मैं वाक्य का भाग 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले वाक्य के 2 भाग आ चुके हैं। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और पदक्रम। दूसरे भाग में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और उनका रूपांतरण। आइए देखते हैं भाग 3 में हम क्या पढ़ेंगे। बच्चों, भाग 3 में हम वाक्य के अंतर्गत पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद, उनका रूपांतरण और आश्रित उपवाक्य के भेद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। आइए देखते हैं ये कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। ऐसा वाक्य है जिसमें एक ही वाक्य हो, अर्थात एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन को पुस्तकें दो। एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है और इस पूरे वाक्य में एक ही क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, राम पत्र लिखता है। तीसरा, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। तो इनमें आप क्या देखेंगे, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, सरल वाक्य कहा गया है। चौथा उदाहरण देख लीजिए, छात्र मैदान में खेल रहे हैं। इसमें भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। आइए दूसरा हम इसका भेद समझते हैं। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। बच्चों, ऐसा वाक्य है जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। इसमें सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं, अर्थात अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो इनका पूरा अर्थ निकलेगा। अब इस परिभाषा को पढ़कर हमें क्या समझ में आया कि 2 उपवाक्य हैं और उन दोनों उपवाक्यों को हम किससे जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ते हैं और उनको जोड़कर हमारा क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। और अगर हम इन दोनों उपवाक्यों को फिर से अलग कर दें तो क्या होगा, इनका पूरा पूरा अर्थ निकलेगा। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं। दोनों को उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण है, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। अब इसमें देखिए, परिभाषा से देखिए क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य। अब हमारे 2 उपवाक्य हैं, यात्री बैठ गए और दूसरा उपवाक्य है बस चल पड़ी। अब फिर क्या कहता है कि ये समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय इसमें क्या है, और। अब ये मिलके पूरा एक वाक्य हमने बना दिया। 2 उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से हमने जोड़ दिया और एक वाक्य हमने इसको बना दिया। ये पूरा वाक्य अब हमारा क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगर हम इनको अलग कर दें, और को हटा दें, तो ये दोनों वाक्य क्या हैं, हमारे उपवाक्य क्या हैं, प्रधान उपवाक्य हैं। यानी कि इनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, यात्री बैठ गए बस चल पड़ी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है, दरवाजा खुला रह गया था इसलिए चोर घर में घुस गए। देखिए 2 उपवाक्य हैं हमारे, दरवाजा खुला रह गया था और दूसरा उपवाक्य क्या है, चोर घर में घुस गए। अब दोनों का ही पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। और ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए इससे ये जुड़ा हुआ और ये पूरा मिलके जुड़कर हमारा एक वाक्य बन गया। एक और उदाहरण लेते हैं, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो 2 हमारे उपवाक्य हैं, बिजली नहीं थी और क्या है, अंधेरा था। 2 उपवाक्य हैं, दोनों प्रधान उपवाक्य हैं और इसको हमने समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया और मिलकर क्या बन गया, हमारे 2 वाक्य से मिलकर क्या बन गए, एक वाक्य बन गया, जिसको हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। चौथा उदाहरण और देखिए, नेताजी ने भाषण दिया और चले गए। इसमें भी 2 उपवाक्य हमारे, ये वाला और ये वाला, और इसके साथ ही हमने एक समुच्चय बोधक अव्यय बीच में लगा दिया और दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और एक वाक्य मिलाकर बना दिया।
पांचवा उदाहरण लीजिए, प्रीति आई थी परंतु रुपए देकर नहीं गई। इसमें हमने परंतु नाम का एक समुच्चय बोधक अव्यय बीच में लगाया और दोनों उपवाक्यों को हमने जो है जोड़ दिया और जोड़कर बना दिया एक पूरा वाक्य। वह मेहनती है, यह उपवाक्य है। अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। दूसरे उपवाक्य और पहले उपवाक्य के बीच में हमने समुच्चय बोधक अव्यय अतः लगा दिया और मिलकर तीनों ने से मिलकर क्या बन गया, हमारा एक संयुक्त वाक्य बन गया। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। अगर हम किसी संयुक्त वाक्य में ये देखें कि और, तथा, परंतु, किंतु, इसलिए, फलतः, अतः, अथवा, या, ताकि, क्योंकि, न, अन्यथा, एवं आदि समुच्चय बोधक अव्यय आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। वो वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। मैंने आपको 6 उदाहरण दिए हैं। मैंने आपको और का भी उदाहरण दिया है, परंतु का भी दे दिया, अतः का भी दे दिया, इसलिए का भी दे दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं हमारे, एक जैसे ये है, दूसरा ये है, और दोनों ही उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और वो दोनों उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। और वो कौन से, वो सारे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, ये वाले। अगर आप किसी वाक्य में ये समुच्चय बोधक अव्यय देखते हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। आइए तीसरा हम भेद समझते हैं। तीसरा भेद है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है कि इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी कि 2 उपवाक्य इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें दोनों प्रधान नहीं होते हैं। एक प्रधान होता है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है, यानी कि उसके ऊपर निर्भर होता है। अर्थात अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो आश्रित उपवाक्य का पूरा अर्थ बिना प्रधान उपवाक्य के नहीं निकलेगा, इसलिए उसको आश्रित कहा गया कि अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए उपवाक्यों को, तो आश्रित का अर्थ हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि हम प्रधान उपवाक्य को नहीं पढ़ लेंगे। तो मिश्र वाक्य के उपवाक्य जो है प्राय वो कि, जो, जहां, वहां, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था और, तथा, किंतु, परंतु, ताकि, न, अन्यथा, इसलिए। और इसमें कौन कौन से होते हैं कि, जो, जहां, वहां, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये हमने इसके अंदर मिलेंगे। मिश्र वाक्य के अंदर ये समुच्चय बोधक अव्यय मिलेंगे। और एक बात और समझने वाली है, इन वाक्यों में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। आइए इसको उदाहरण से हम समझते हैं। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने चोरी की थी। देखिए 2 उपवाक्य हैं। सबसे पहली तो शर्त क्या है, इसमें भी 2 उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। लेकिन दूसरी शर्त इसमें क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। यह प्रधान उपवाक्य है, सिपाही ने उस युवक को पीटा। दूसरा उपवाक्य क्या था, चोरी की थी। किसने चोरी की थी, पता ही नहीं। हमें इसका अर्थ तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि हम इस वाक्य को नहीं पढ़ लेंगे। और ये किस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है, जिसने। तो हमारा ये क्या हुआ, पूरा मिश्र वाक्य बन गया। आइए उदाहरण देखते हैं। यह वही मकान है जिसमें मोहन का जन्म हुआ था। यानी फिर से वही 2 उपवाक्य हैं, एक ये है और एक ये है। लेकिन हमें इसका अर्थ कब समझ में आएगा, इसको पढ़ने के बाद। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य और ये हमारा क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और हमारा जो समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, वो है जिसमें। तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा है, स्वामी जी ने कहा था कि शाकाहारी
रहो। दो उपवाक्य हैं इसमें भी, स्वामी जी ने कहा था और शाकाहारी रहो, जिसको कि हमने दोनों उपवाक्यों को किसके साथ जोड़ा है, इस समुच्चय बोधक के साथ जोड़ा है, और मिलकर हमने क्या बना दिया, एक मिश्र वाक्य बना दिया। अब देखिए, इसको मैंने एक टेबल के रूप में समझाया। ये प्रधान उपवाक्य हमारा, सिपाही ने उस युवक को पीटा, और आश्रित उपवाक्य क्या हमारा, ये पूरा, जिसने चोरी की थी, और यह वही मकान है, ये क्या है हमारा प्रधान उपवाक्य, जिसमें मोहन का जन्म हुआ था, ये कौन सा है, आश्रित उपवाक्य है। स्वामी जी ने कहा था कि शाकाहारी रहो में स्वामी जी ने कहा था क्या है हमारा प्रधान उपवाक्य, और की शाकाहारी रहो ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। देखो ध्यान दीजिए कि आश्रित उपवाक्य वहां से शुरू हो जाता है जहां से हमारा समुच्चय बोधक अव्यय आता है, वहां से लेकर और यहां तक ये हमारा क्या कहलाएगा, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। अब आते हैं हम इसके रूपांतरण पर। रूपांतरण से क्या मतलब है कि सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य में बदल सकते हैं, और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं, और जो है मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास एक वाक्य है, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये क्या है, सरल वाक्य। अब हम इसको किस में बदलना चाहते हैं, संयुक्त वाक्य में बदलना चाहते हैं, तो क्या बन जाएगा, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। हमने इसको दो वाक्यों में बदला और बीच में क्या लगा दिया, एक समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसको संयुक्त वाक्यों में बदल दिया। एक और वाक्य लेते हैं, बिजली न होने के कारण अंधेरा था, ये क्या हमारा सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। दो वाक्य बन गए और बीच में हमने समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया। एक और उदाहरण लेते हैं, सरल वाक्य ये भी, पुत्र से मिलकर सुजाता रो पड़ी। अब इसको अगर मिश्र वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। ये क्या है, जैसे ही पुत्र से मिली, आश्रित उपवाक्य। कि मैंने आपको बताया आश्रित वाक्य कहां से शुरू होता है, जहां समुच्चय बोधक अव्यय लग जाता है, और सुजाता रो पड़ी क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, प्रथम आने वाला पुरस्कार पाएगा, एक सरल वाक्य है। इसको अगर मिश्र वाक्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। वह पुरस्कार पाएगा क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है, और जो प्रथम आएगा ये क्या है, उसका आश्रित उपवाक्य है, और इस आश्रित उपवाक्य में जो क्या है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए और उदाहरण देखते हैं। पांचवा जैसे कि हमारा है संयुक्त वाक्य है, सोहन को रुपए मिले और उसने रुपए लौटा दिए। देखिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, कैसे पहचाना हमने, और लगा हुआ है। दो उपवाक्यों के ये उपवाक्य है और एक ये उपवाक्य है, दोनों ही प्रधान उपवाक्य, और उनके बीच में हमने क्या लगा दिया, और नामक समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको हम किस में बदल रहे हैं, मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये और हटाना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में बदलना है। एक प्रधान उपवाक्य को हमने आश्रित उपवाक्य में बदलना है। अब ये जो हमारा प्रधान उपवाक्य था, सोहन को रुपए मिले, इसको हम पहले आश्रित उपवाक्य में बदलेंगे। ज्यों ही सोहन को रुपए मिले उसने लौटा दिए। ज्यों ही क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। एक और उदाहरण देखिए, हमारा है सरल वाक्य, झोले वाला लड़का कहाँ गया। इसको हम बदलेंगे मिश्र वाक्य में, कैसे बदला जाएगा, वह लड़का कहाँ गया जिसके पास झोला था। वह लड़का कहाँ गया क्या है, प्रधान उपवाक्य, जिसके पास झोला था ये क्या आश्रित उपवाक्य है, और इसमें जिसके क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस तरह से हमने बच्चों पढ़ा आपका इसका रूपांतरण कैसे किया जाएगा। अब मैंने मिश्र वाक्य में बार बार आश्रित उपवाक्य का नाम लिया। अब ये आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं और उनके भेद क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं।
पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में पढ़ते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करे। ध्यान दें कि आश्रित उपवाक्य किसका काम करेगा? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करेगा। उदाहरण देखें, जैसे कि पिताजी कहा करते थे कि मोहन महान व्यक्ति बनेगा। महान व्यक्ति क्या है? संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा है हमारी। पिताजी कहा करते थे कि मोहन महान व्यक्ति बनेगा। इसमें की क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ये क्या है? हमारा प्रधान उपवाक्य है और ये पूरा क्या है? हमारा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है, मीना जानती थी कि सुनीता नहीं आएगी। ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, और ये क्या लग गया? की लग गया इसमें। ये जो है इसकी संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात है, संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में प्राय की शब्द आता है। ये हमारा उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। उसके आरंभ में क्या आ रहा है? की। ये मुख्य उपवाक्य से की द्वारा जुड़े होते हैं। कभी कभी की का लोप भी होता है। कैसे? देखें उदाहरण, तुम नहीं जाओगे, मैं जानता था। मैं जानता था कि तुम नहीं जाओगे। की का लोप हो रहा है। की लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि की कहां आ रहा है। ठीक है, ये आपका मैं जानता था क्या है? आपका प्रधान उपवाक्य है और तुम नहीं जाओगे ये क्या है? आपका आश्रित उपवाक्य है। दूसरा भेद पढ़ते हैं। इसका दूसरा भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखिए, विशेषण आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी मुख्य उपवाक्य की जो संज्ञा है उसकी विशेषता में किस में पता चलेगी? आश्रित उपवाक्य में पता चलेगी। कैसे? देखिए, मेरे पास एक खिलौना है, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य की संज्ञा क्या है? खिलौना। अब इसकी विशेषता क्या है? वो मैं आश्रित उपवाक्य में पता चलेगी। जो बैटरी से चलता है, ये इसकी क्या है? विशेषता है। इस खिलौने की विशेषता है कि वो बैटरी से चलता है। परिभाषा फिर से ध्यान से देखें, विशेषण आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ये पूरी क्या है? विशेषता है। और किसकी विशेषता है? इस प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की। खिलौना क्या है? संज्ञा है। इसमें जो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर और देखें ध्यान से, जो लाल कमीज पहने हैं उस लड़के को बुलाओ। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। इसकी संज्ञा क्या है? वो लड़का। और इसकी विशेषता क्या है? कि उसने लाल कमीज पहनी हुई है। किस रंग की पहनी हुई है? लाल रंग की पहनी हुई है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। अच्छा, अब देखें ध्यान से। अब ये उपवाक्य जो या जो से बने शब्दों से प्रारंभ होते हैं। जो विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं वो किन से प्रारंभ होते हैं? जो या जो से बने शब्द। कौन कौन से हो सकते हैं? वो जिस, जिसको, जिसे, जिसमें, जिससे, जिस, इनसे जो है वो प्रारंभ होते हैं। और जिस पर, जिसके लिए, जिन, जिन्हें, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और ये सारे आपको किसमें मिलेंगे? विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंदर मिलेंगे और इनसे ही ये शुरू होते हैं। तो ये दूसरा था। अब हम देखते हैं तीसरा भेद। तीसरा भेद है हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखो, इसमें आ गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण। देखिए, ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे? जब बारिश हो रही थी मैं घर पर था। जब क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। जब बारिश हो रही थी मैं घर पर था। मैं घर पर था, ये क्या है? क्रिया है। लेकिन
घर पर कब था? जब बारिश हो रही थी। यानी कि क्रिया की उसकी विशेषता बता दी यहां पर। जब क्या है? इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। किसी भी वाक्य में हमें अगर क्रिया विशेषण का पता लगाना हो तो हम कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं? 4 प्रश्न पूछते हैं हम वाक्य से। कैसे, कौन से पूछते हैं? कब, कहां, कैसे और कितना। किसी भी वाक्य से जब हम ये चारों प्रश्न पूछेंगे तो क्रिया विशेषण जो होगा उस वाक्य में वो अपने आप बाहर निकल कर आएगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। जैसे कि वाक्य जब बारिश हो रही थी, अब मैं प्रश्न पूछता हूं कब हो रही थी? जब हो रही थी। तो जब क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और क्योंकि इसमें काल की बात हो रही है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखते, जहां तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता था। ठीक है, इसमें जहां क्या है? क्रिया विशेषण है। तुम मैंने क्या आपको 4 प्रश्न बताया ना, कब, कहां। अब इसमें प्रश्न पूछो कहां पढ़ते हो? जहां। क्या उत्तर निकल के आया हमारा? जहां। तो जहां क्या है हमारा? क्रिया विशेषण है। तीसरा देखते हैं, ये मतलब जहां क्या है? स्थान, यानी हम स्थान की बात कर रहे हैं तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जहां। तीसरा उदाहरण देखते हैं, जैसा वह पढ़ाती है वैसा कोई नहीं पढ़ाता। अब तीसरा प्रश्न पूछते हैं, कैसा पढ़ाती है? जैसा वह पढ़ाती है। कैसा? जैसा। यानी जैसा क्या है हमारा? रीति, किसी रीति की बात कर रहे हैं, किसी तरीके की बात करें तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं हमारे। पहला हमने पढ़ लिया कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक और ये तीसरा क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है जैसा। ठीक है, तो पहले में हमने प्रश्न पूछा कब, इसमें पूछा कहां और इसमें कैसे पूछा? कैसे। अपने आप ही क्रिया विशेषण जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? जैसा से ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अगला है हमारा उदाहरण, जितना तुम मुझसे चाहते हो उतना मैं न कर पाऊंगा। इसमें हमने प्रश्न पूछा कितना, तो उत्तर निकल के क्या आया? जितना। यह परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण के पूरे 4 भेद हो गए ना, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। और हम कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं? कब, कहां, कैसे और कितना। अगर हम वाक्य से ये प्रश्न पूछेंगे तो क्रिया विशेषण अपने आप ही बाहर निकल कर आ जाएगा। और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, बेटा ये समझ में आया हमें? ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दूं। जैसे कि ये हमारा पहला है, जब बारिश हो रही थी मैं घर पर था। तो हमें किसी काल की बात पता चल रही है जब से, जहां से हमें किसी स्थान की बात पता चल रही है, जैसा से हमें रीति की पता चल रही है और जितना से हमें परिणाम की पता चल रही है। तो ये सारे क्या है? हमारे क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा।